हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को सजग रूप से बनाए रखे होंगे। ठीक है, देखो भाई, पढ़ाई रोकना नहीं है, कंटिन्यू करते रहना है ना। जो अब जिस आप अभी स्टेज पे है ना, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। ठीक, और मैंने इकाई 3 तक आपको कवर करा दिया है। ठीक है भाई, तो आज हम क्या देखेंगे, इकाई 4 देखेंगे। उम्मीद है कि इसके जो पिछले वीडियो है आप उसको देख रहे हैं, है ना, और पूरा का पूरा वीडियो देख रहे हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। अपने अकॉर्डिंग आप उसको देखेंगे, ठीक है, जैसे आपको टाइम मिले, ठीक है ना। और एक बार देख के ही तो जाना है उसको। ठीक, बाकी आप लोग अपना पढ़ाई तो कर ही रहेंगे, अपना नोट्स होगा, बुक्स होगा, जिससे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसे पढ़ाई करना है। साथ ही साथ एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटे का जो भी लेक्चर आपको मिल रहा है उसको भी आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक, देखो भाई, तो आज हम जो करेंगे, इकाई 3 तक हमने कर लिया है, इकाई 4 का आज हम पढ़ाई जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, आप सबको पता है, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं भाई, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम जैव प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा करें तो देखो, इसमें मुख्य रूप से क्या दो ही चैप्टर इसमें है। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैव प्रौद्योगिकी की क्या क्या जो सिद्धांत है ना, जो सिद्धांत हैं इसको जानते हैं। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी के प्रक्रम, है ना, सॉरी, प्रक्रम, प्रक्रम, और इसके अलावा क्या इसके उपयोगिता है या उपयोग। ठीक है, इस इतने सारे टॉपिक्स जो है इसमें होते हैं। ठीक है जी, तो इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर महत्वपूर्ण होते हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी क्लास में हम पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं, है ना, और अभी हमारे पास समय भी नहीं है, समय की बहुत कमी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, तो ये सारे चैप्टर हैं, और जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आप एक बार नोटिस करिए कि ये चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। उपयोग से क्वेश्चन पूछेगा भी। ठीक है, उपयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सबसे पहले बोल रहा है कि 10 अनुवांशिक अभियांत्रिकी के उद्देश्य बताइए। सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो मैं ये करा चुका हूँ आपको। ठीक है, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, है ना, बहुत सारे उद्देश्य, मैंने लगभग 15-16 उद्देश्य आपको लिख पाए थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें से कोई 10 यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक है, उसमें से कोई भी 10 आप चॉइस करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, किसी भी जीव में गड़बड़ी युक्त अनुवांशिक पदार्थ अथवा जीन को सही जीन द्वारा क्या करना भी, प्रतिस्थापित करना। पहला ये क्या हो सकता है, इसका उद्देश्य जो है वो हो सकता है। ठीक है, क्या चीज है कि किसी भी जीव में जो गड़बड़ी युक्त अनुवांशिक पदार्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, मुख्य रूप से डीएनए कहते हैं। डीएनए में क्या होता है, जीन होता है। ठीक है, तो जीन को सही जीन द्वारा क्या करना भी, प्रतिस्थापित करना। ठीक है, ये पहला उद्देश्य हो सकता है। गलत जो क्षारक क्रम है, जैसे कि बेस सीक्वेंस है, ठीक है, को क्या करना, सही करके होने वाले जो रोग है उससे क्या करना, निदान प्राप्त करना। निदान मतलब क्या होता है, निदान मतलब उससे थोड़ा सा छुटकारा पाएंगे, उस रोग से क्या करेंगे, उस रोग का क्या करेंगे, निदान करेंगे, खोज करेंगे उसका। ठीक है, निदान करेंगे उसका, क्या करेंगे, खोज करेंगे, मतलब उसको क्या करेंगे, निदान करेंगे। ठीक है, निदान किया जाता है। गलत जो क्षारक क्रम है उसको क्या करना है, सही करके होने वाला जो रोग है उस रोग की जानकारी को प्राप्त हम करेंगे, वही है निदान। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद उदाहरण के लिए क्या देखेंगे, मनुष्य की हीमोग्लोबिन बनने वाले जीन में केवल एक क्षारक के प्रतिस्थापन द्वारा सिकल सेल एनीमिया रोग जो है वो होता है। सिकल सेल एनीमिया रोग को मैंने पिछले ही क्लास में, जैसे कि ऑब्जेक्टिव मैंने कराया था, मैंने बड़ी डिटेल से उसको आपको कवर कराया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, तो मनुष्य में हीमोग्लोबिन बनने वाला जो जीन होता है में एक क्षारक के प्रतिस्थापन द्वारा सिकल सेल एनीमिया जो है वो रोग हो जाता है। इसे अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक द्वारा पुनः सही किया जो है वो जा सकता है ना। ये जीन को, जो जीन अभी हमने जीन की बात कर रहे थे ना, इसमें क्या होता है, वाले जो जीन में केवल एक क्षारक का क्या होता है, प्रतिस्थापन हो जाता है ना। और इसी प्रतिस्थापन को क्या करना, ठीक करना ही क्या उद्देश्य होता है, अनुवांशिक यांत्रिकी का क्या होता है भी, उद्देश्य जो है वो होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगला क्या है, तो विभिन्न वांछित गुणों से युक्त जीवाणु, पादप तथा जंतुओं को क्या करना, उन्नत करना, क्या करना, उत्पन्न करना, सॉरी, क्या करना, उसको उत्पन्न करना। ठीक, नेक्स्ट क्या है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जीवाणु, पौधे, जंतु में स्थित जीनोम का क्या करना, मैपिंग, ये भी इसका उद्देश्य हो सकता है। एक इसके अलावा क्या हो सकता है, मनुष्य में पाए जाने वाले जो विभिन्न रोगों के लिए जो डायग्नोस्टिक किट होता है ना, डायग्नोस्टिक किट, है ना, इसको डायग्नोस्टिक किट का क्या करना, निर्माण करना भी, ये भी हो जाता है। ठीक है, डायग्नोस करना मतलब डायग्नोस
करना, जिसमें डायग्नोस किया जा सकता है, ठीक है, डायग्नोस किया जा सकता है, डायग्नोस्टिक किट बनाया जाता है, ठीक है। किट मतलब आप समझते होंगे, ठीक है, कीट कुछ टेस्ट के लिए, है ना, कीट का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न जो रोग है उनके लिए क्या करना, कीट प्राप्त करना। और कीट कैसा, डायग्नोस्टिक वाला, जिससे हम किसी चीज़ को जान सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है ना। एक होता है डायग्नोस, एक होता है रेमेडियल, ठीक है। तो डायग्नोस मतलब क्या होता है, जैसे निदान करना उसको, उसके बारे में जानना। और रेमेडियल मतलब क्या होता है, उसका उपचार करना, है ना। ये तो जानने के लिए है कि वो रोग है कि नहीं, उसके बारे में जानना, है ना। उसके बाद जो उपचार होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेमेडियल, है ना, उसको क्या बोलते हैं, रेमेडियल। तो पहले डायग्नोस करेंगे, उसके बाद रेमेडियल, ठीक है। पहले निदान समझेंगे है क्या, उसके बाद उसके बारे में सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है भाई, संक्रामक रोगों के लिए अधिक प्रभावशाली एवं सस्ता वैक्सीन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, वैक्सीन का निर्माण करना, ठीक है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों में चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण पदार्थ को बनाने वाले जो जीन है को क्या करना है, स्थानांतरित करना, ये भी इसका उद्देश्य है। पालतू जानवरों एवं फसलों की विभिन्न प्रजातियों को विकसित करना, है ना। और आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीवों, है ना, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जो जीवों होते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म जो है ना। इस ये देखो, ये वर्ड आपको याद रखनी है, GMOS, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एनी टाइम यही आपको देखने को मिलेगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछ देगा। तो क्या बोलेंगे आप लोग, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का विकास जो है वो करना, ठीक है, आनुवांशिक रूप से जो परिवर्तित होते हैं, ठीक। और आंशिक रूप से परिवर्तित भोज्य पदार्थ GMF को क्या करना, विकसित करना। ये इतने सारे उद्देश्य हैं, और भी उद्देश्य मैंने आपको लिखाए हैं, तो आपको अब तक तो याद हो जाने चाहिए थे, ठीक है, क्योंकि पेपर पास आने वाला है, आप पढ़ चुके हैं पूरा एक सीजन जो है वो आपको 12th में आप लोग पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ाए हुए मेरे को कम से कम 2 या 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको बिल्कुल याद करके जाएंगे। एक उद्देश्य पूछ देगा, 4-5 उद्देश्य पूछ देगा, तो आपको बिल्कुल तैयारी में रहना है भाई, ठीक। नेक्स्ट अगला क्या क्वेश्चन है, अगला ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछा गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आजकल जो छत्तीसगढ़ बोर्ड है एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक। देखो भाई क्या है, क्या आप 10 पुनर्योगज DNA के बारे में बता सकते हैं जो चिकित्सीय व्यवहार के काम में लाए जाते हैं। किसके काम में लाए जाते हैं, चिकित्सीय व्यवहार के काम में लाए जाते हैं। पता लगाइए कि वे चिकित्सीय और औषधि के रूप में कहाँ प्रयोग होते हैं। देखो यहाँ एनसीईआरटी लिखा भी, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भी, है ना, तो इसको इंपॉर्टेंट टिक करना है। नहीं देखो भी इसमें क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से उत्पन्न 10 पुनर्संयोजक DNA जो प्रोटीन है वो अग्रलिखित है। पहला क्या है, तो यूरोकाइनेज, पहला क्या है, यूरोकाइनेज। नाम याद रखेंगे, सारे के सारे नाम है ना, 10 पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, तो 10 पूरा आपको याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, यूरोकाइनेज। यूरोकाइनेज क्या होता है, तो थक्का घोलने वाले एंजाइम जैसे कि बैक्टीरिया से उत्पन्न किया गया, ठीक है ना, जिसे बैक्टीरिया से उत्पन्न किया गया, है ना। थक्का घोलने वाला ये एक एंजाइम है ना, नेज लगा है मतलब क्या, एंजाइम है, ठीक है, जिसे बैक्टीरिया से क्या किया गया, उत्पन्न किया गया। ये पहला वाला, ठीक है। दूसरा क्या है, एंडोफिन, क्या बोलते हैं, एंडोरफिन बोलते हैं। एंडोरफिन क्या होता है, तो दर्द निवारक औषधि जिसे भी बैक्टीरिया से क्या किया जाता है, प्राप्त किया गया है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ह्यूमुलिन, इसके बारे में तो पढ़े ही होगी। ह्यूमुलिन मानव इंसुलिन को बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया, यह डायबिटीज के इलाज के में क्या होता है, ये काम आता है, ह्यूमुलिन याद रखना भाई, ठीक। इसके अलावा इंटरफेरॉन है। इंटरफेरॉन क्या होता है, तो इन्हें सन 1980 में बैक्टीरिया की, है ना, बैक्टीरिया की कोशिकाओं से क्या होता है, प्राप्त किया गया था। कब की बात है, ये तो 1980 की बात है। कहाँ से प्राप्त किया, बैक्टीरिया की सेल्स से प्राप्त किया गया, बैक्टीरिया की कोशिकाओं से इसको प्राप्त किया गया है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटोटॉक्सिन क्या होता है, प्रोटोटॉक्सिन, यह मानव वृद्धि जो है हार्मोन से होता है, ठीक है। इसके अलावा मुंह पका या खुर पका रोग हेतु जो टीका होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसे सन 1981 में जीन अभियांत्रिकी द्वारा क्या क्या अभी उत्पन्न किया गया। देखो सब को देखेंगे किसके किसके द्वारा उत्पन्न हुआ, तो ये किसके द्वारा उत्पन्न हुआ, तो जीन अभियांत्रिकी के द्वारा जो है ये उत्पन्न किया गया था, ठीक है। और औद्योगिक एंजाइम जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग मांस के टेंडराइजेशन हेतु इसको करते हैं, ठीक है। मांस के
स्टैंडर्डाइजेशन हेतु इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा कारक से रिलेटेड है ना, फैक्टर IX से रिलेटेड एक आपका है। तो इसमें क्या था, एनीमिया रक्त अल्पता के इलाज हेतु प्रयुक्त होता है ये सारा जो कारक वाले होते हैं, फैक्टर पढ़ते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो ये सारे उसके लिए होते हैं। उसके बाद देखिए सोमेटोट्रोपिन है ना, ये हार्मोन्स आपके बारे में पता है, सोमेटोट्रोपिन। और क्या होता है सोमेटोस्टेनिन, ये भी एक हार्मोन्स होता है, ठीक है, आदि। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये 10 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बड़े क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे तो बड़े आपको आंसर भी वहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट का क्वेश्चन है, एक सचित्र चार्ट आरेखित निरूपण के साथ बनाइए कि प्रतिबंधित एंजाइम को जिसका क्रिया बार DNA पर यह कार्य करता है उसे उन स्थलों को जहां DNA को काटता है वह इनसे उत्पन्न उत्पाद को दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा हम लोग करे थे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका डायग्राम पूछा है आपको, ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया था, है ना। तो इसमें ये रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है इसका मुख्य रोल होता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये फॉरेन DNA, विदेशी DNA, ये वेक्टर DNA होता है, ठीक है। तो आप लोग को ये प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ जो है प्रैक्टिस करना है। इसमें प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये विवरण कैसे किया गया है। क्रियाधार इसमें क्या होता है, तो द्विकुंडलित DNA अणु होता है। DNA अणु आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो क्रियाधार होता है वो क्या होता है, द्विकुंडलित जो DNA अणु है ये होता है, ठीक है। देखो भाई एंजाइम दोनों DNA लड़ियों को एक ही स्थान पर क्या करता है, काटता है। जो एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दोनों DNA लड़ियों को क्या करता है, एक ही स्थान पर क्या करता है, उसको अलग करता है, काटता है। इसके अलावा जो स्टैकी इंड है, इसके बारे में आप जानेंगे। जो चिपचिपा पदार्थ, इसको क्या कहते हैं, चिपचिपा पदार्थ, है ना, चिपचिपा पदार्थ, ठीक है। स्टैकी इंड चिपचिपा पदार्थ होता है, ये विदेशी DNA, ठीक। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, तो इको R1 इको जो है ना, इको ये वाला, ठीक, ये वाला, ठीक है, इको देखेंगे अभी इसको, ठीक है ना। इको R1 के DNA में क्रम क्या रहता है, GAATIC के रहने पर DNA को बेस G व A के बीच जो है वो काटता है, ठीक है। और काटने को हम क्या नाम दे देते हैं, उस दिन पढ़े थे ना, आणविक कैंची, ठीक है, आणविक कैंची नाम दे रहे थे, ठीक। देखो इसमें क्या होता है, पहचान स्थल क्या होगा, तो विशिष्ट पॉलीड्रोम अनुक्रम, जैसे कि ये वाला अभी हमने पढ़ा ना, GATIC, ठीक है ना। तो सॉरी ये T होगा, ठीक है, TIC, ठीक। तो ये क्या होता है, पहचान स्थल होते हैं। ये जो हम लोग पढ़ेंगे ना, ये जो बेस होते हैं, जो क्षारक होते हैं, ठीक। उसके बाद काटने का तरीका कैसा होता है, तो फास्फोएस्टरडाइड बंध को तोड़ना, G और A के बीच, G और A के बीच क्या होता है, ये फास्फोएस्टरडाइड जो बंध है इसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद उत्पाद क्या बनता है, तो चिपचिपे सिरे या कुंद सिरे, जो जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने बताया ना, चिपचिपे सिरे, या जिसको हम स्टैकी इंड्स के नाम से जानते हैं। अब इसमें मुख्य बातें क्या है, तो जो ई को आ रही है एक सामान्य प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियस है जो NCERT बायोलॉजी के अनुसार अनुवांशिक इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। क्योंकि ये NCERT का पॉइंट है तो इसलिए यहाँ पे उठाया गया, ठीक है। इन चिपचिपे सिरों का उपयोग DNA लाइगेज एंजाइम की मदद से अलग अलग स्रोत के DNA को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये वाला आपको प्रैक्टिस करना है, रिकॉम्बाइनेड DNA है ना, प्रतिबंधित एंजाइम की क्रियाविधि क्या होती है, तो ये प्रोसेस मैंने आपको क्लास में बिल्कुल डिटेल से कराया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायग्राम आपको बस प्रैक्टिस करना है, कहाँ कहाँ पे है ना, क्या क्या है ना। वेक्टर DNA को याद रखना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को याद रखना है, फोरेंज DNA को क्या याद रखना है ना। यहाँ से जो आएगा स्टैकी इंड और यहाँ का स्टैकी इंड, ठीक है ना। और यहाँ से फिर DNA फ्रेगमेंट जॉइंट्स इन स्टैकी इंड दोनों जब जुड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेट DNA, जिसको हम क्या बोलेंगे, पुनर्योगज DNA के नाम देते हैं, ठीक है। क्या नाम देते हैं, पुनर्योगज DNA का नाम दिया जाता है, ठीक है जी। समझ में आ गया। तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट जो है वो लिखने हैं। यहाँ पे चित्र सहित बोला है तो आपको चित्र सहित जो है वो इसको बनाना है। और इसको मैंने अपने नोट्स में सरल भाषा में कैसे इसको मतलब इसका स्टेप है उसको मैंने वहाँ पे बताया था। तो आप लोग अगर नोट्स लिखे हैं तो बढ़िया बात है, नहीं तो आप इसको भी बना के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक। चलो अगला ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा, निम्नलिखित के बारे में समझाइए।
है ना, प्रतिकृतियन का उद्भव, बायोरिएक्टर क्या होता है और अनुप्रवाह संसाधन क्या होता है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, तीनों को पूछ देगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिकृतियन उद्भव क्या होता है, तो प्रतिकृतियन उद्भव डीएनए का वह विशिष्ट स्थान होता है जहां से डीएनए की जो प्रतिकृति है, रेप्लिकेशन होता है, वो क्या होता है, स्टार्ट होता है, शुरू होता है। ठीक है, इसके अलावा इसे सामान्यतः क्या कहते हैं, ओरी कहा जाता है, मतलब कि ओरिजिन भी कहा जाता है, क्योंकि ओरिजिन मतलब उत्पत्ति होता है। ठीक है, इस स्थान पर डीएनए हेलिकेज एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को क्या करता है, अलग कर देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए जो है हेलिकेज जो एंजाइम है वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को क्या करता है भाई, अलग करता है। ठीक है, इसके बारे में मुख्य मुख्य पॉइंट है ये, आपको देखना पड़ेगा ये। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, तो प्रोकैरियोट जैसे कि ई कोलाई में एक ही ओरी जो है वो पाया जाता है, ओरी जिसको हम ओरिजिन कह रहे थे। ठीक है, और यूकैरियोटिक में डीएनए जो है लंबा होने के कारण अनेक प्रतिकृतियां उद्भव होते हैं, इसे डीएनए प्रतिकृतियां तेजी से और सही ढंग से पूरा जो है वो होता है। तो इतने इतने पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद जो बायोरिएक्टर है इसके बारे में क्या लिखेंगे, तो बायोरिएक्टर एक बड़ा बंद पात्र होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं की सहायता से उपयोगी उत्पाद जो है वो बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, उपयोगी जो उत्पाद है वो बनाए जाते हैं। इसमें तापमान, पीएच, ऑक्सीजन, पोषक तत्वों को नियंत्रित जो है वो किया जाता है। तापमान, पीएच और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। पोषक तत्वों को क्या किया जाता है भाई, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, बायोरिएक्टर का उपयोग किस में होता है, तो एंटीबायोटिक्स में, एंजाइम्स, वैक्सीन, हार्मोन्स आदि के जो उत्पादन है इसमें किसका उपयोग होता है, तो बायोरिएक्टर का उपयोग जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, और क्या है इसके पॉइंट, है ना, इसमें क्या लगे रहते हैं, तो स्टीरर लगे होते हैं, है ना, इसमें स्टीरर लगे होते हैं जो हिलाने की व्यवस्था से संबंधित होते हैं। ठीक है, होते हैं ताकि माध्यम समान रूप से क्या हो सके, मिश्रित हो सके, है ना, क्या हो सके, मतलब मिक्स हो सके। ठीक है, उसके अलावा ये कितने प्रकार के होते हैं, तो स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए यह अत्यंत उपयोगी होता है। सामान्य प्रकार क्या होता है इसका स्टीरर टेंट बायोरिएक्टर होता है, जो कि बड़े पैमाने पर उत्पादन को यहाँ अत्यंत बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए यह अत्यंत आवश्यक जो है वो होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, अब क्या है, अनुप्रवाह संसाधन। क्या है, अनुप्रवाह संसाधन क्या है इसके बारे में, तो अनुप्रवाह संसाधन वह प्रक्रिया है जो उत्पाद बनने के बाद की जाती है। जब उत्पाद बन गया है उसके बाद जो है इस प्रक्रिया को किया जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया आता है, इसमें उत्पाद को अलग करना, शुद्ध करना और पैकेज करना जो है वो शामिल होता है। इस सबसे पहले कोशिकाओं या अवशेष को क्या करते हैं, इसमें हटाया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हटाएंगे। इसके बाद क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, अंत में उत्पाद का क्या करते हैं, संरक्षण और विपणन योग्य बनाया जाता है। यह चरण उत्पादन की जो है गुणवत्ता और सुरक्षा को क्या करता है भी, सुनिश्चित करता है। तो मुख्य मुख्य पॉइंट जो है वो उसको मैंने हाईलाइट किए हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या हो रहा है। पहले क्या करेंगे, कोशिका या अवशेष को क्या करेंगे, हटाएंगे, फिर उसका शुद्धिकरण हटा के फिर संरक्षण और उसका विपणन करते हैं, और उसके बाद गुणवत्ता में सुरक्षा को क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं कि है सुरक्षित है या उसकी गुणवत्ता सही है कि नहीं है। इसको क्या किया जाता है, कंफर्म किया जाता है, सुनिश्चित जो है वो किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक, देखो भाई, क्या आप 10 पुनर्संयोजक प्रोटीन के बारे में बता सकते हैं जो चिकित्सीय व्यवस्था के काम में लाए गए। पता लगे कि चिकित्सीय औषधि के लिए औषधि के रूप में कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो, पुनर्योगज डीएनए और उसके विभिन्न व्यवहार। ऐसे 10-10 वाला यहाँ पे ऊपर एक क्वेश्चन और था ना, 10 पुनर्संयोजक डीएनए वाला एक तो ऊपर और था ना। हाँ, ये देखो चिकित्सीय व्यवहार, यहाँ पे ये 10 हम लोग पढ़े हैं, है ना, और ऊपर वाला भी 10 उसके उपयोग के बारे में पढ़े थे, और यहाँ पे प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चिकित्सीय व्यवहार में क्या उपयोग है, इसी को हम पढ़े थे ऊपर भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ऊपर भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, रिपीट हो गया है, लेकिन यहाँ पे और कुछ चीज़ें जो है वो नए रूपों में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो भाई, पुनर्योगज जो प्रोटीन है वो क्या क्या, इंसुलिन है, ह्यूमिलिन वृद्धि हार्मोन है, इंटरफेरॉन ऊपर पढ़े थे, स्ट्रेप्टोकाइकोन, है ना, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स, हेपेटाइटिस बी तरह सतह जो एंटीजन है ना, और ग्रेनुलोसाइड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है ना, और ग्रेनुलोसाइड
मैक्रोफेज कॉलोनी, इसके अलावा और नीचे एक तो है बेबिन वृद्धि हार्मोन्स। तो ये सारे क्या हैं भी पुनर्योजक जो है डीएनए यहाँ पे है, सॉरी प्रोटीन है, ठीक है, पुनर्योजक डीएनए है। और यहाँ पे क्या क्या इसके चिकित्सीय व्यवहार है, तो इंसुलिन का डायबिटीज़ के लिए है ना आपको उपचार है, आपको पता होगा, ठीक है। ह्यूमन वृद्धि हार्मोन्स क्या होता है, तो नाटेपन के उपचार के लिए जो छोटे होते हैं वृद्धि हार्मोन्स, इसके लिए नाम है इसका, नाटेपन मतलब बौनापन, ठीक है। उसके बाद इंटरफेरॉन क्या होता है, वायरस जनित रोग है जैसे कि कैंसर और एड्स के उपचार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये वायरस जनित रोग से संबंधित है, कैंसर और एड्स के लिए भी इसका उपचार जो है वो किया जाता है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है वो थ्रोम्बोसिस के उपचार के लिए वो किया जाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस जो फैक्टर है ये सेप्सिस और कैंसर के उपचार के लिए होता है ना। इंटरल्यूकिन्स विभिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार के लिए। हेपेटाइटिस बी जो सतह एंटीजन है वो हेपेटाइटिस बी के विरुद्ध जब टीका लगाया जाता है तो इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा जो ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है ये कैंसर और एड्स के उपचार के लिए तथा बोन मेरो प्रतिस्थापन के लिए किया जाता है। बोन मेरो का जब क्या किया जाता है, प्रतिस्थापन किया जाता है, तो भी इसका उपयोग जो है वो देखने को मिलता है। और ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी क्या होता है, कैंसर और एड्स के उपचार में क्या अधिकतर जो यहाँ पे देखने को मिले कैंसर और एड्स के लिए देखने को मिलेंगे। बेबिन वृद्धि हार्मोन क्या होता है, तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ऊपर जो लिखे हैं वो भी इसका आंसर बन सकता है, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे वो है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भी पूछा ही जाता है, हर बार ही पूछा जाता है, ठीक है। पीसीआर के बारे में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीआर प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए और काइनेटेज है ना, काइटिनेज, ये टिप्पणी जो है लिखा जाता है। मुझे लगता है कि इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे या यहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को आपको मिल सकते हैं। तो आपको इसको अच्छे से समझना है अभी, ठीक है, आपको इसको अच्छे से समझना है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या देखेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को देख लेते हैं, है ना। पीसीआर को देखो, क ख ग में ऐसे ही सेम पैटर्न में आपको क्या देगा, क्वेश्चन जो है वो देगा, ठीक है। तो पीसीआर क्या होता है, तो पीसीआर का अर्थ क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जिसको शुद्ध हिंदी में कहेंगे। इस विधि द्वारा क्या होता है, कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों का क्या कर देते हैं, संश्लेषण जो है वो कर दिया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष क्या उपकरण थर्मल, है ना, उपकरण थर्मल किसका उपयोग, साइक्लर का उपयोग जो है वो किया जाता है। और पीसीआर चक्र में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं, और वो 3 चरण क्या है, तो निष्क्रियकरण, तापानुशीलन तथा विस्तार, है ना। और उसी को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, ठीक। देखो भाई, निष्क्रियकरण में क्या होता है, डीएनए को क्या करते हैं, 92 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, 1 मिनट तक क्या करते हैं, थर्मल साइक्लर में क्या करते हैं भाई, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म जो है वो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जिससे उसके दोनों स्टैंड जो है क्या जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और तापानुशीलन में अभिक्रिया मिश्रण के तापक्रम को क्या कर दिया जाता है, हटाया जाता है। तापानुशीलन में क्या करते हैं, अभिक्रिया मिश्रण के तापक्रम को अलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, यह सामान्यतः कितना 48 डिग्री सेल्सियस जो है वो रहता है। इसे इस तापक्रम पर 1 मिनट के लिए रखा जाता है। इसके बाद विस्तार किया जाता है, जो 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट के लिए होता है, जब विस्तार इसको किया जाता है। इस चक्र को क्या करते हैं, 34 से 37 बार मतलब उसको दोहराया जाता है। उसके बाद क्या करता है, इस प्रकार प्रक्रम डीएनए खंड को 1 अरब गुना तक प्रवर्धित जो है वो किया जाता है, 1 अरब गुना तक, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में और क्या होता है ना, और क्या होता है, तो देखो भाई, डीएनए खंड का के अतिरिक्त उपक्रमों, एंजाइमों, टैंक और डीएनए पॉलीमरेज, मैग्नीशियम क्लोराइड, डाइमेथाइल सल्फासाइड की आवश्यकता पड़ती है। और उपक्रमकों, है ना, उपक्रमकों जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमर्स के नाम से जानते हैं, को 2 समुच्चयों की आवश्यकता पड़ती है। एक क्या होता है 5 डेज से क्या होता है 3 डेज वाला और की ओर जाने के लिए, और दूसरा 3 डेज से 5 डेज की ओर जाने के लिए। प्राइमर्स छोटे रासायनिक संश्लेषण अल्प न्यूक्लियोटाइड और जो डीएनए क्षेत्र को पूरक होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, जो प्राइमर्स होते हैं छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो क्या करते हैं डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं, क्या होते हैं, पूरक, ठीक है। तो ये चेन रिएक्शन के बारे में कुछ बातें थी जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद इसका उपयोग क्या क्या है, पीसीआर का किस चीज़ में उपयोग किया जाता है, ये भी अलग से क्वेश्चन पूछ देगा। क्या बोलेंगे, रोगाणुओं की पहचान में विशिष्ट परिवर्तन को पहचानने में, विशिष्ट उत्परिवर्तन को, म्यूटेशन को पहचानने में,
डीएनए फिंगरप्रिंट में भी इसका उपयोग किया जाता है पीसीआर का। पादप रोगाणुओं का पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसके उपयोग में? पादप रोगाणुओं को पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और विलुप्त जीवों तथा मनुष्य में मम्मी अवशेष के डीएनए खंडन को क्लोनिंग में भी इसका उपयोग जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो ये मुख्य इसके क्या है उपयोग, इस प्रकार से पीसीआर उपयोग इस प्रकार से हैं। तो किस प्रकार से है मैंने आपको इसको बता दिया। ठीक है। उसके बाद प्रतिबंधित एंजाइम के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखो प्रतिबंधित एंजाइम अभी अगर पढ़े हैं ना, तो ऊपर आप जब हम लोग पढ़ रहे थे डीएनए वाला, उसका जो स्ट्रक्चर आपको डायग्राम दिखा रहा था, उसको आप अच्छे से पढ़े हैं तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा प्रतिबंधित एंजाइम क्या होता है। प्रतिबंधित एंजाइम को क्या कहते हैं? आणविक कैंची कहते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। ठीक है ना, पिछली क्लास में बताया था, आज की क्लास में बताया हूँ। ठीक है। प्रतिबंधित एंजाइम क्या कहलाता है? आणविक कैंची जो है वो कहलाता है। ठीक है। वह एंजाइम जो डीएनए को क्या करता है? काटता है, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस कहलाता है। जो भी एंजाइम इसको काटता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। इसको हम लोग आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अभी तक 900 से अधिक प्रतिबंधित एंजाइम की जो खोज है वो हो चुकी है। ये जीवाणुओं के 230 से अधिक प्रभेदों से अलग किए गए हैं। इनमें से प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम विभिन्न अनुक्रमों को क्या करते हैं भाई? आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, है ना। प्रतिबंधित एंजाइम डबल स्टैंड डीएनए को खंडित करता है। ये जो एंजाइम है डीएनए को एक विशेष स्थल पर काटता है, एक विशेष स्थल पर काटता है। स्टैकिंग तो पढ़े हैं ना, ठीक है ना। जैसे एंजाइम ई कोलाई प्लाज्मिड अनुक्रम है ना, GAATTC को G और A के मध्य काटता है। अभी हम लोग ऊपर इसको पढ़ के आए हैं। ठीक है। कहाँ पे होता है? G और A के मध्य जो है ये काटता है। ठीक है। अब प्रतिबंधित एंजाइम के नामकरण में परंपरानुसार नाम का पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द किसका? प्रथम शब्द वंश, दूसरा और तीसरा शब्द जो है वो प्रकेंद्रीय कोशिका की जाति किसे ये लिया जाता है, जिनसे ये पृथक किए जाते थे। इसे इकोआरआई है ना, को इकोलाई RY 13 से प्राप्त किया गया है। इकोआरआई में वर्ण जो होते हैं, वर्ण R और RY प्रभेद से इसको लिया जाता है। ठीक है। इसके वर्ण को आप याद रखेंगे, R और RY। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्या है? काइटिनेज। काइटिनेज क्या होता है? तो इस एंजाइम का उपयोग कवक कोशिकाओं को तोड़ने में किया जाता है, तोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे डीएनए के साथ बृहत अणु जैसे कि RNA, प्रोटीन, वसा, पॉलीसेकेराइड बाहर निकल जाते हैं। तो ये क्या है? किसके बारे में? तो काइनेटीज के बारे में है। ठीक है। तो इस प्रकार से बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन और एक हमारे पास है, प्लाज्मिड डीएनए की तथा गुणसूत्रीय डीएनए, RNA डीएनए में अंतर, है ना, इन के भेद कैसे करेंगे, ऐसे ही पूछ देगा आपको, है ना। तो बड़े क्वेश्चन जिस प्रकार से मैं आपको बन सकते थे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि यही से क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि इस पैटर्न आपको पूछ सकते हैं करके। यहाँ से भी पूछ देगा क्वेश्चन, और भी आपको आपके बुक में आपके नोट्स में मिलेंगे, तो उसको इस टाइप के आपको पढ़ना है। छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन पूछेंगे तो छोटे क्वेश्चन को छोड़ नहीं देना है। छोटे क्वेश्चन को खंड खंड करके उसको पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क ख ग यहाँ पे दिया है ना, तो इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में हम लोग अंतर देखेंगे, RNA और डीएनए में अंतर देखेंगे जो आपको पता होगा, है ना, और एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में हम इसको देखेंगे, अंतर को भी समझने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए को समझ लेते हैं। ठीक, क्या होता है दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो प्लाज्मिड डीएनए जो है वो गोलाकार बाह्य डीएनए होता है जो स्वतः प्रतिकृति करता है तथा प्राकृतिक रूप से ये बैक्टीरिया ईस्ट में जो है वो पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? प्राकृतिक रूप से ईस्ट में ये पाए जाते हैं। अभिज्ञान स्थल सहित अनुक्रम गुणसूत्रीय डीएनए सभी जीवों के गुणसूत्र में ये उपस्थित होते हैं। ठीक है। ये सभी जीवों के गुणसूत्र में ये उपस्थित होता है। ठीक है। अब देखो, सामान्य वृद्धि एवं विभाजन के लिए यह क्या होता है? आवश्यक नहीं होता, और ये क्या होता है? आवश्यक ये होता है ना। वृद्धि एवं विभाजन के लिए यह क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है। इसमें कोशिका के कुछ गुणों की सूचना निहित रहती है। कोशिका के कुछ जो गुण होते हैं, कुछ जो कैरेक्टर होते हैं, उसका जो सूचना है वो क्या रहता है? निहित इसमें रहता है। इसमें सभी गुण की सूचना जो है वो निहित रहती है। इसमें कुछ, यहाँ पे कुछ दिया है और यहाँ पे सब। ठीक है। तो यहाँ पे सभी गुणों की सूचना जो है वो निहित रहती है, और यहाँ पे कुछ गुणों का जो सूचना है वो निहित रहता है। ठीक है। तो यह प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर। डीएनए RNA है, डीएनए RNA में नहीं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है?
एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, तो जो एक्सोन्यूक्लियस है वो क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरे के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, उनके खंडों को क्या करता है भाई, अलग करता है। और ये एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए के भीतरी जो विशिष्ट स्थान है उनको क्या करता है, विशिष्ट स्थलों को क्या करता है भाई, काटता है। तो आपको नाम से स्पष्ट होगा, एक्सो मतलब हमेशा आप याद रखना बाहर का बात चर्चा हो रहा होता है, और एंडो मतलब क्या होता है, भीतर की चीज की हम बात कर रहे होते हैं। एंडो और एक्सो, एंडो मतलब भीतरी की तरफ याद रखेंगे और एक्सो मतलब बाहरी, तो इसी से आपको ये याद रखना है। ठीक है, एंडो न्यूक्लियस और एक्सो न्यूक्लियस को। ठीक, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन अभी हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है उसके उपयोग से है ना, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 4 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या बोल रहे हैं, एक जैव एकाधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, है ना। एक जैव एकाधिकार पर क्या लिखना है हमको, एक टिप्पणी लिखना है, मतलब कि उसके बारे में एक निबंध टाइप का लिखना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी थ्योरी पोर्शन आप पढ़े होंगे, है ना, जो यहाँ पे लिखे हैं इसको हम लोग बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो जैव एकाधिकार, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, बायो पेटेंट्स के नाम से जानते हैं, बायो पेटेंट। ठीक है, क्या होता है, बायो पायरेसी के द्वारा बहुत सी कंपनियों के द्वारा जैविक संसाधनों का क्या किया जा रहा है, दुरुपयोग जो है वो किया जा रहा है, इसका मिस यूज जो है वो किया जा रहा है ना। इसके कारण क्या होता है, खोजकर्ता वैज्ञानिकों को इसका लाभ जो है वो नहीं मिलता। ठीक है, जो भी इसका खोज कर रहते हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलता, जो इसका दुरुपयोग कर रहे होते हैं वो इसका जो है लाभ उठा ले जाते हैं। ठीक है, जो कंपनी वगैरह होते हैं, ठीक, जो भी कंपनी है ना। उसके बाद क्या है कि बायोपायरेसी को रोकने के लिए जैव एकाधिकार प्रारंभ किया गया। क्या, बायोपायरेसी को ही रोकने के लिए जैव एकाधिकार जो है वो क्या किया गया, चालू करा गया, है ना। बायोपायरेसी को मैंने आपको क्लास में कराया था, सबसे लास्ट टॉपिक, लास्ट क्लास में हमने बायोपायरेसी को हमने किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखो इसके अंतर्गत अन्वेषण का एक विशिष्ट समय तक लाभ दिलाने, अन्वेषण मतलब खोज करना, ठीक है, लाभ दिलाने, है ना, उसके द्वारा उत्पादित सामग्री को उत्पादन, दोहन, उपयोग तथा विक्रय संबंधी अधिकार प्रदान जो है वो किया गया है। किसके द्वारा, तो जैव एकाधिकार के द्वारा। क्लियर है जी यहाँ तक। तो देखो दोहन मतलब, है ना, उत्पादन मतलब उसका उत्पादन करना, उसको उगाना, ऐसा कह सकते हैं ना। दोहन मतलब जलाना होता है, ठीक है ना। और उसका उपयोग करना, विक्रय संबंधी अधिकार मतलब कि लेन देन संबंधी, है ना। इस प्रकार से संबंधी जो है इनको जो है अधिकार को प्रदान किया गया है। कंपनियां जो है वो बाजार में अपना प्रतिद्वंदी जो है वो रोकने के लिए, अपना प्रतिद्वंदी रोकने के लिए पेटेंट का जो है वो सहारा लेती हैं, है ना। पेटेंट के कारण ये कंपनियां अत्यधिक लाभ जो है वो कमाती हुई नजर आती है। ठीक है, उसके बाद बहुत सी कंपनियां अनाधिकृत बायो पेटेंट भी करवा लेती हैं, अनाधिकृत जो कि अधिकार के खिलाफ है, अधिकारित नहीं है वो। ठीक है, इसके कारण विकासशील देशों को अत्यधिक हानि जो है वो हो जाती है। इनका जो ये कर रहे हैं ना, इनका अधिकार नहीं है ना, अनाधिकृत बायो पेटेंट करने से जो विकासशील देश होते हैं ना, उन पे क्या होने लगती है, उनको क्या होने लगती है, हानि होने लगती है। ठीक है, जिसके कारण ये तो पढ़ लिए है ना। इसी कारण आज विश्व में जैव पायरेसी एवं बायो पेटेंट्स के विरुद्ध संघर्ष की स्थिति आ गई है, क्योंकि किसानों एवं स्थानीय लोगों को इसका लाभ जो है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से इसके बारे में बातें हैं, है ना। इसको आप लोग अपने भाषा में एक निबंध टाइप का उसको लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है, समझ के। उम्मीद है कि समझ तो गए होंगे क्या चीज़ है ना। बायो पेटेंसी एक अधिकार है ना, जैव का अधिकार एक अधिकार है किसके खिलाफ, तो बायो पायरेसी के खिलाफ। ठीक है, बायो पायरेसी जो मिसयूज कर रहे हैं उनको, ठीक है, जो मिसयूज कर रहे हैं उनके लिए कानून बना है ना, और जो यूज करते हैं उनका ये अधिकार भी है। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, क्या समझते हैं भाई, और इस तकनीक की सफलता के कारण लिखिए। ठीक, देखो उत्तर के जीन क्लोनिंग क्या है, तो पुनर्योगत जो डीएनए है तकनीकी, इस तकनीकी को
जीन क्लोनिंग या जीन संबंधी भी या जीन संबंध भी कहते हैं, जिसको जीन क्लोनिंग या जीन संबंध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पुनर्योगक डीएनए तकनीकी में एक जीव के विशिष्ट जीन खंडों को क्या करता है, विशिष्ट प्रकार से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम पढ़ चुके हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम अभी इसी क्लास में। ठीक है, तथा वाहकों का उपयोग करके दूसरे जीव के जीनोम में स्थानांतरित किया जाता है। इस तकनीकी को क्या कहते हैं, पुनर्योगक डीएनए तकनीकी या जीन क्लोनिंग कहा जाता है ना। इसके सफलता के जो है वो 3 कारण थे, है ना, 3 कारण थे। यहाँ पे एक कट गया है शायद, ठीक है, आपको मैं बता दूंगा। ठीक, पहला जो कारण था वो क्या है, डीएनए की विकृतीकरण तथा स्वाभाविकरण क्षमता। डीएनए का क्या विकृतीकरण तथा क्या है, स्वाभाविकरण की जो क्षमता है वो होती है। ठीक है, सबसे पहला। और यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो कट रहा है, इसको देख लेता हूँ मैं। ठीक है, दूसरा क्या है भाई तो दूसरा आप देखेंगे कि प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है, एंजाइम को खोज, ये इसका दूसरा पॉइंट है। ठीक है, इसका ढूंढ लेते हैं आंसर को। ठीक है, देखो भाई दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट समझ में आ गया, डीएनए की विकृतीकरण एवं पुनः स्वाभाविकरण की क्षमता, पहला पॉइंट है। दूसरा, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को खोज, ये है इसका दूसरा पॉइंट। इस तकनीकी की सफलता के 3 कारण, 2 कारणों को पता चल गए। और तीसरा कारण था जीन संबंध का विकास। तीसरा जो कारण था वो क्या है, जीन संबंध का विकास, आपको याद रखना है ना। तीसरा जो कारण था वो क्या है, जीन संबंध का विकास। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, जीन संबंध का विकास। तो पहला पॉइंट क्या है, डीएनए की विकृतीकरण एवं पुनः स्वाभाविकरण क्षमता। ये जो है ये तकनीकी की सफलता के पहला कारण में से ये है। ठीक है, विकृतीकरण एवं पुनः स्वाभाविकरण की जो क्षमता। ठीक है, उसके बाद प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज, ये इसका दूसरा पॉइंट है ना, ये एंजाइम की खोज किया गया। और एक पॉइंट क्या है, जीन संबंध का विकास। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने। ठीक है, जीन क्लोनिंग कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये तीनों पॉइंट आपको लिखना है, वहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, समझ में आ गया, जीन संबंध का विकास और प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और इसके अलावा क्या है, डीएनए के प्रतिकृतिकरण और पुनः स्वाभाविकरण की क्षमता। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोन किसे कहते हैं, जीन एवं पादप क्लोन किस प्रकार तैयार किए जाते हैं, इसको समझाना है। ठीक, क्लोनिंग क्या है अभी तो ऊपर देखे हैं आप लोग। ठीक है, अब क्लोन क्या है देखो, तो आनुवांशिक रूप से समान कोशिकाओं अथवा जीवों के समूह को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। जो आनुवांशिक रूप से क्या होता है, समान कोशिकाओं अथवा जीवों के जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लोन बनने की विधि को क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। क्लोन बनने की जो विधि है इसको क्या कह देते हैं, क्लोनिंग कह देते हैं। अब जीन क्लोनिंग क्या होता है, ठीक है, तो विशिष्ट जीन के समान जीन प्राप्त करना, विशिष्ट जीन के समान जीन प्राप्त करना जीन क्लोनिंग कहते हैं। विशिष्ट जीन से हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, विशिष्ट जीन से समान जीन जो है वो प्राप्त करना, वो क्या कहलाता है, जीन क्लोनिंग कहलाता है। जीन क्लोन प्राप्त करने वाले जो डीएनए खंड होते हैं को क्या कहते हैं, पहले वाहक डीएनए में प्रवेश कराया जाता है। किसमें प्रवेश कराया जाता है, पहले वाहक डीएनए में प्रवेश कराया जाता है। उसके बाद जो वाहक जो डीएनए होता है उसको पोषक कोशिका में क्या करा जाता है, डाला जाता है। पहले वाहक डीएनए को प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो पोषक कोशिका है उसमें डाला जाता है। उसके बाद ठीक है, जहाँ पर इसके जीन क्लोन प्राप्त होते हैं,
है ना, इसको पोषक पोषक कोशिका में डालने के बाद। अब जीन क्लोनिंग में निम्न चरण होते हैं। अब क्या क्या चरण होते हैं यही आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला चरण जो है वो जीन का निर्माण। सबसे पहले तो जीन का निर्माण करोगे। तो जीन क्लोनिंग के लिए जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जीवाणु का। याद रखेंगे जीन क्लोनिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे तो आप लोग क्या लिखेंगे? जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु द्वारा जीन क्लोनिंग के लिए डीएनए के प्रकीर्णव एंडोन्यूक्लियस की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। प्रत्येक खंड एक हरा शीर्ष युक्त हो जाता है। प्रत्येक खंड जो है वो एक हरा शीर्ष युक्त हो जाता है। उसके बाद हम लोग का दूसरा चरण क्या रहेगा? तो वाहक को हम किसमें प्रवेश कराएंगे? वाहक को प्रवेश कराना, वाहक में प्रवेश कराना। ठीक है, वाहक में प्रवेश कराना, अभी जो ऊपर की उसको। ठीक है, वाहक का प्रयोग डीएनए को पोषक जीवाणु कोशिका के प्लाज्मिड तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, वाहक डीएनए को प्रकीर्णन की सहायता से खोलते हैं। इसके बाद डीएनए लाइपेज एंजाइम की सहायता से भी डीएनए खंड वेक्टर के प्लाज्मिड को जोड़ देते हैं। इस डीएनए खंड युक्त प्लाज्मिड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुनर्योजित प्लाज्मिड जो है वो कहते हैं। ठीक है, पुनर्योजित प्लाज्मिड यहाँ से पूछ देगा पुनर्योजित प्लाज्मिड किसे कहते हैं, तो यही आपको परिभाषा जो है यही का उठा के आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो भाई अब प्रवेश करा लिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले जीन का निर्माण करना, फिर वाहक में प्रवेश कराना और फिर पोषक कोशिका का पुनर्निर्माण, ये पॉइंट आपको याद रखना है, फिर अंदर का आप लिख लेंगे। ठीक है, संयुक्त प्लाज्मिड को क्या करते हैं? पोषक जीवाणु कोशिका के अंदर क्या करते हैं? प्रवेश कराते हैं। जहां पर जीवाणु कोशिका द्वारा प्लाज्मिड का निर्माण किया जाता है। इन जीवाणुओं को CaCl2 के तनु विलयन में रखते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से इसका प्रोसेस होगा। 3 चरण ऐसे इसको देखते हैं, 3 चरण। ठीक है, उसके बाद पादप क्लोन भी आपके क्वेश्चन में दिया है। पादप क्लोन क्या होता है तो इसको भी समझ लेते हैं। पादप क्लोन क्या होता है भाई? तो पौधे के क्लोन प्राप्त करने के लिए ऊतक संवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है। संवर्धन माध्यम में पौधे का चयन मतलब कि एक्सप्लांट करके उसे इसमें उगाया जाता है, जिसमें इस माध्यम में कोशिकाओं का जो समूह है वो बनता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। इस कैलस को हार्मोन युक्त दूसरे संवर्धन माध्यम में उगाया जाता है, जिससे छोटे छोटे पौधे बनते हैं। इसे ही अन्य जगह में रोपित किया जाता है और इस प्रकार जो है पादप क्लोन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो पादप क्लोन आपको स्पष्ट हो गया होगा, है ना। इतना ही 2-4 लाइन है आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है जी। तो आपको मेंशन करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया था ना, पादप क्लोन को समझाइए, है ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में। ठीक है, तो पादप क्लोन भी इसी में ऐड था। तो जीन एवं पादप क्लोन, जीन क्लोन क्या है आपको बता दिए, जीन क्लोनिंग, है ना। अभी पादप क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग के 3 चरण को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जीन क्लोनिंग के 3 चरण को आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, कृत्रिम रूप से इंसुलिन का निर्माण कैसे किया जाता है? या मानव इंसुलिन के उत्पादन में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का क्या योगदान है, इसको भी आपको बताना। ठीक है, देखो भाई, आलरिच तथा उसके कुछ सहयोगी थे, ठीक है, ने चूहे में इंसुलिन बनाने वाले जीन को क्या किया? निष्कर्षित कर ई कोलाई जीवाणु, ई कोलाई बार बार नाम आप सुने होंगे। ठीक है, जीवाणु में स्थानांतरित करने में सफलता पाई। इन लोगों ने चूहे से विशुद्ध mRNA को निकाला तथा उससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सक्रियता से डीएनए का संश्लेषण किया। इस इंसुलिन संश्लेषण से संबंधित डीएनए को प्लाज्मिड डीएनए के साथ एंडोन्यूक्लियस तथा लाइगेज के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण जो है वो किया गया। इस पुनर्योगज डीएनए को ई कोलाई के X1776 विभेद से X2 होस्ट पोषक में स्थानांतरित कर चूहे के इंसुलिन डीएनए को क्लोन किया गया। उसके बाद क्या होता है? नए वातावरण में इस जीन के ट्रांसलेशन या अनुलिपीकरण, जिसको अनुवाद भी कहते हैं, ट्रांसलेशन को, ठीक है, को क्या किया गया? जैविक रूप से सक्रिय इंसुलिन का उत्पादन होता है इससे। ठीक है, इस नए वातावरण में इस जीन के ट्रांसलेशन से क्या होता है? जैविक रूप से जो सक्रिय इंसुलिन है इसका जो है वो निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये है
मतलब कृत्रिम इंसुलिन के बारे में, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट, डीएनए पुनर्योगज तकनीकी क्या है? इस तकनीकी के 3 चरण का वर्णन करो। 22 में 24 में पूछा गया है, कोई मतलब कि दो राय नहीं है कि यहाँ नहीं पूछ सकता, ठीक है। 4 नंबर के में इसको पूछ सकता है, डायग्राम भी इसमें, ठीक है। डीएनए पुनर्योजक तकनीकी किसी जीव के जीनोम में क्या करते हैं, वांछित लक्षणों, वांछित हो सकता है, वांछित लक्षणों वाले जीनों को प्रविष्ट कराकर एक नए प्रकार के डीएनए को बनाना डीएनए पुनर्योजक तकनीकी कहलाता है, ठीक है। क्या होता है डीएनए पुनर्योजक तकनीक? किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों वाले जीन को क्या करते हैं, प्रविष्ट कराते हैं, एक नए प्रकार के डीएनए को उससे बनाते हैं। तो यही क्या कहलाता है, डीएनए पुनर्योजक तकनीकी जो है वो कहलाता है, ठीक है। तथा इस प्रकार बने डीएनए पुनर्योगज को क्या कहते हैं, इस प्रकार बने जो डीएनए होते हैं इसको क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, ठीक है। और पुनर्योगज डीएनए तकनीकी का उपयोग करके किसी जीव के आनुवंशिक संगठन में, किसी जीव के को आनुवंशिक संगठन में परिवर्तित करने की तकनीक को जीन तकनीक या जीन प्रौद्योगिकी कहते हैं, जो कि हम पढ़ रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी पढ़ते हैं, यहाँ पे जीन प्रौद्योगिकी, ठीक है। अब इसके चरण के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो पहला चरण क्या है, विदेशी या टारगेट डीएनए का चयन जिसकी क्लोनिंग करानी है, ठीक है। एक टारगेट डीएनए या विदेशी डीएनए का चयन करेंगे जिसकी हमें क्या करनी होती है, क्लोनिंग करानी होती है। और दूसरा जो चरण होता है वो क्या होता है, दूसरा जो चरण है वो है ना, दूसरा क्या होता है, प्लाज्मिड या लैम्डा फेज, ठीक है। प्लाज्मिड या लैम्डा फेज या कास्मिड में से एक वाहक अर्थात वेक्टर के रूप में चयन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, ये ई कोलाई जीवाणु का है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और किस प्रकार से इसके खंड को ला के यहाँ के प्लाज्मिड जो भी पढ़ रहे थे प्लाज्मिड डीएनए में, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ से कट करके, ठीक है, ये भाग में ऐड किया जाता है, ठीक है। लाइगेज पढ़ेंगे लाइगेज को, ठीक है। वेक्टर के रूप में चयन, फिर फॉरेन डीएनए जो कि विदेशी डीएनए था, ठीक है, फॉरेन जो डीएनए होता है, ठीक, फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़कर अर्थात पुनर्योजित का क्या करना है, निर्माण करना है, ठीक है। पोषक कोशिका में पुनर्योजित डीएनए का स्थानांतरण, फिर क्या करते हैं, पोषक कोशिका में इसका क्या कर देते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं, और रूपांतरित कोशिकाओं का क्या कर देते हैं, चयन कर देते हैं, ये वाला विथ इंसुलिन, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड चूहा वाला जो पढ़े थे उसका डायग्राम है, तो आप लोग इसको बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में कराया था, एक बार प्रैक्टिस भी कराया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लाभदायक प्रभाव, हानिकारक प्रभाव दोनों है, ठीक है। अनुप्रयोगिता का वर्णन कीजिए, ठीक। देखो, आनुवांशिक अभियांत्रिकी है ना, क्या होता है पहले देखो, वैज्ञानिकों द्वारा डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ की संरचना में आवश्यकता अनुसार हेर फेर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। ये परिभाषा तो आप रट चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके अंतर्गत डीएनए खंडों को जोड़ना, डीएनए की मरम्मत, डीएनए में काट छाट इत्यादि सम्मिलित होते हैं। अनुप्रयोजकता की दृष्टि से आनुवांशिक इंजीनियरिंग हमें निम्नलिखित लाभदायक तथा जो हानिकारक है इस प्रकार के परिणाम जो है वो देती है। अब क्या क्या लाभदायक प्रभाव है और क्या क्या हानिकारक प्रभाव है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लाभदायक प्रभाव में क्या है भाई, तो पहले औद्योगिक उपयोग में क्या होता है, औद्योगिक जो उपयोग है इसमें किस प्रकार से लाभ मिलते हैं। तो देखो, उच्च वर्ग के जीवों के विटामिन प्रतिजैविक या हार्मोन्स के जीन को कोड करके
ठीक है, तथा इसके संश्लेषित डीएनए को जीवाणुओं में पुनः स्थापित करके विटामिन, हार्मोन्स आदि यौगिक का औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जाना जो है वो संभव हुआ। किसके कारण? तो इसी के कारण, आनुवांशिक इंजीनियरिंग के। ठीक है, इस विधि से ह्यूमन इंसुलिन ह्यूमेलिन नामक जैव संश्लेषण किया गया। ठीक है, जैव संश्लेषण किया गया। ह्यूमेलिन के बारे में कब पढ़े हैं क्लास में। ठीक है, थ्योरी ऑब्जेक्टिव में भी कराए हूँ इसको, और अभी क्वेश्चन में भी कराए हूँ। ठीक है, कि औद्योगिक उपयोग में हो गया। इसके अलावा चिकित्सीय उपयोग में भी इसका है। ठीक है ना, चिकित्सीय किस प्रकार से उपयोग होता है देखो भी, तो नई दवाइयों का जैव स्तर पर संश्लेषण तथा जीन चिकित्सा द्वारा हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया है ना आदि वंशागत रोगों का क्या करना, उपचार किया जाना जो है वो संभव हो पाया है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में भी इसका उपयोग है ना। देखो, जीवाणुओं अथवा नीले हरे शैवाल से नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाले जीन्स का अनाज वाली फसलों में स्थानांतरण जो है वो करने हेतु प्रयोग जारी है, जिससे हमारी फसलें पर्यावरण से नाइट्रोजन का जो सीधा प्रयोग है वो कर सकेंगी, हमारी जो फसल है, और हमें कृषि में कृत्रिम उर्वरक के उपयोग में आवश्यकता नहीं रहेगी। कृत्रिम जो उर्वरक है के उपयोग की आवश्यकता जो है वो नहीं रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट में समझ में आ गया होगा। जीन संरचना अभिव्यक्ति में परिवर्तन, ये भी इसका एक लाभ है। ठीक है ना, इस तकनीक द्वारा इच्छा अनुसार नए नए प्रकार के जीव एवं वनस्पति का निर्माण जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो हानिकारक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो हानिकारक प्रभाव जैसे कि रोगाणु एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं। जो रोगाणु होते हैं वो एंटीबायोटिक के प्रति क्या हो सकते हैं, प्रतिरोधी हो सकते हैं, मतलब उसके विपरीत हो सकते हैं, यानी कि प्रतिकूल हो सकते हैं, है ना, अनुकूल नहीं हो सकते। उसके बाद देखो आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कैंसर कारक जो है वो हो सकते हैं, और एक सामान्य वायरस से अत्यधिक खतरनाक वायरस का निर्माण हो सकता है। जैसे एक सामान्य वायरस है ना, सामान्य वायरस है, इसी सामान्य वायरस से एक बहुत ही खतरनाक वायरस भी पैदा हो सकता है ना। तो इस प्रकार भी ये हो सकते हैं। तो ये हानिकारक प्रभाव में आ सकता है, आ जाएगा। ठीक है, किसमें आ जाएगा, हानिकारक प्रभाव में ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्लाज्मिड्स के बारे में भी, प्लाज्मिड का परिभाषा लेकर उसके प्रकार को आपको समझाना है। कितने प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं भाई, क्लास में याद करिए। ठीक, पढ़े थे। ठीक है, प्लाज्मिड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेडरबर्ग ने कब किया था, 1952 में। परिभाषा कैसे देंगे इसका, तो ये स्वतः द्विगुणन की क्षमता रखने वाली आनुवांशिक क्या है, इकाई है, जो जीवाणुओं के अतिरिक्त गुणसूत्रीय अवस्था में स्थायी रूप से क्या होते हैं भाई, वंशागत होते हैं। क्या होते हैं, स्थायी रूप से होगी। ठीक है, परमानेंट क्या होते हैं, वंशागतीय होते हैं। ठीक है, ये गुणसूत्र से छोटे एवं डीएनए से बने आनुवांशिक पदार्थ हैं। किसके बने होते हैं, ये गुणसूत्र से छोटे एवं डीएनए से बने क्या होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जिनमें स्वयं पुनरावृत्ति है ना, रेप्लिकेशन की जो क्षमता है वो पाई जाती है। कुछ प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका के मुख्य गुणसूत्र से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इसे एपिसोम कहते हैं। एपिसोम किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, कुछ जो प्लाज्मिड हैं वो जीवाणु कोशिका के मुख्य गुणसूत्र से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एपिसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनमें एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण की क्षमता जो है वो पाई जाती है। ठीक है, स्थानांतरण की क्षमता जो है वो पाई जाती है। इसके प्रकार अगर हम देखेंगे तो पहला क्या है, एफ प्लाज्मिड। ये क्या होता है, तो जीवाणुओं में संयुग्मन के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक होता है आर प्लाज्मिड, ये औषधि एवं प्रतिजैविक विरोधी जीन होते हैं। एफ प्लाज्मिड क्या होता है पूछेगा, तो जीवाणुओं में संयुग्मन के लिए महत्वपूर्ण। आर प्लाज्मिड औषधि और प्रतिजैविक विरोधी जीन होते हैं। कोल प्लाज्मिड क्या होते हैं, इसे कोलिसिनोजेनिक कारक भी कहते हैं। इसमें कोलिसिन जीन होते हैं। यह कोलिसिन विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो सुग्राही जीवाणु कोशिका को मार देती है। जो सुग्राही जीवाणु कोशिका होती है उनके क्या करते हैं, मार देती है, और आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्लाज्मिड का महत्वपूर्ण योगदान जो है वो निभाते हैं। और ये है भी प्लाज्मिड का वो डायग्राम जो आपके बुक में दिया है, और इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड डीएनए, इसमें क्या है, बैक्टीरिया डीएनए है, और किस प्रकार से इसका जो यूज़ है, इसका जो यूज़ है आगे वो होता है, आप लोग देख पाएंगे। ठीक है,
ये एंड अमीबा कोलाई वाला है बैक्टीरिया का, ठीक है। और जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से ये वाला, फिर बी में क्या होता है, जीवाणु गुणसूत्र में समाकलित होता है, ठीक है। ये बी वाला चैप्टर, ये बी वाला जो डायग्राम दिया है इसमें समाकलन अवस्था जो है वो होता है ना, इंटीग्रेटेड होता है इसमें, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है, ठीक है जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, स्टेम सेल के बारे में है ना, स्टेम सेल के बारे में है। स्टेम सेल में पूछा ही जाता है, ठीक है। स्टेम सेल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में यही एक लग रहा है, ठीक है। स्टेम सेल, ठीक। देखो भाई, स्टेम सेल तकनीकी पर एक संक्षिप्त जो है वो आपको टिप्पणी जो है वो लिखना है, ठीक। तो स्टेम कोशिका तकनीक एक तेजी से विकसित होने वाली तकनीक है जिसका उपयोग विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। अब स्टेम कोशिकाएं के बारे में क्या जानेंगे, तो ये होती हैं अवशेषीकृत, है ना, और अविभाजित अनुवांशिक कोशिका होती है। ये क्या होते हैं, अविशेषीकृत ना, नॉन स्पेसिफिक, और क्या होते हैं, अविभाजित अनुवांशिक कोशिका होती है। ये विभाजित होकर अपनी जैसी प्रतिलिपि बना सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विभाजित होकर क्या कर सकती हैं, अपनी जैसी प्रतिलिपि बना सकते हैं। ये विभेदित होकर विशिष्ट प्रकार की कोशिका बना सकती हैं, ठीक है। जैसे यकृत कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं और अन्य कार्ययुक्त कोशिकाएं, है ना, ये बना सकती हैं। ये कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीवों में जो है वो पाई जाती है ना। ये किसमें पाई जाती है, बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है, स्टेम सेल, ठीक है। स्टेम सेल, जैसे कि ये हो गया स्टेम सेल, है ना। और इसी से क्या बनेगा भाई, है ना, इसी से आप बनाएंगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया ना, यकृत कोशिका, क्या दिया है, यकृत कोशिका, यकृत कोशिका, ठीक है। और इसी से क्या बनेगा आपका, इसी से और भी कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्या, रुधिर कोशिका, ठीक है। जैसे कि क्या देखने को मिलेगा, रुधिर कोशिका, ठीक है। इसके बाद इसी से और क्या देखने को मिल जाएगा आपको, इसी से और देखने को आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है। अपने आप को ये क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ना, ठीक है। इसी से आपको और क्या देखने को मिल जाएगा, तो बोलेंगे कार्ययुक्त कोशिका, अन्य कार्ययुक्त कोशिका, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे आपके बुक में एक डायग्राम भी दिया है, उसको आप लोग देख के बिल्कुल जा सकते हैं, नोट्स में आपको प्रोवाइड कराया हूँ। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। एक डायग्राम भी अच्छे से बना के आप प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। और ये कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं मुख्य रूप से, तो बहुकोशिकीय जीवों में ये पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, बहुकोशिकीय जीवों में ये पाई जो है वो जाती है, ठीक है। तो स्टेम कोशिका के बारे में समझ गए। स्टेम सेल जो होता है उसमें क्या हो सकता है, अपने आप को क्या करते हैं, ये विभेदित होकर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं बना सकती हैं, है ना। और ये विभाजित होकर अपनी जैसी क्या बना सकती हैं, प्रतिलिपि जो है वो बना सकती है। अपनी जैसी प्रतिलिपि क्या कर सकती हैं, बना ये सकती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये अपने आप को क्या करके डिवाइड करके अपनी जैसी प्रतिलिपि जो है वो बना सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, विभेदीकरण क्या होता है, तो जब वो बन रहा होता है ना, उसी को विभेदीकरण कहते हैं। स्टेम कोशिकाओं को विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित होना क्या कहलाती है, विभेदीकरण कहलाता है। ये बात मैंने बताया आपको, ठीक है। जैसे ये एक स्टेम सेल है ना, जैसे क्या है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, है ना, यहाँ पे मान लो कि बात हम एक स्टेम सेल बना रहे हैं, है ना, स्टेम कोशिका मैंने बनाया, ठीक है। स्टेम कोशिका ये एक बना, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें, है ना, इस प्रकार से, ठीक है।
ठीक। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन जो विभेदीकरण है वो क्या है, तो यहाँ से ये बनने की क्रिया क्या कहलाती है, विभेदीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, विभेदीकरण कहलाती है। और यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, यकृत कोशिका, है ना, यकृत कोशिका, है ना, किडनी क्या बना सकते हैं, रक्त कोशिका, अन्य कार्ययुक्त कोशिका, ठीक है, अन्य कार्ययुक्त कोशिका जो है वो बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखने को ये मिलेगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो विभेदीकरण समझ में आ गया कि स्टेम कोशिकाओं का विशिष्ट प्रकार की कोशिका, ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो इनमें जो परिवर्तन होता है, इनमें जो भी परिवर्तन होता है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है जी, तो समझ में आ गया विभेदीकरण। जब भी आपको पूछा जाएगा बस ही बस अगर विभेदीकरण ही पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, जब भी स्टेम कोशिका बनता है, स्टेम कोशिका क्या करता है, विशिष्ट कोशिकाओं में जब परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन जो हो रहा होता है ना, इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, विभेदीकरण जो है वो कहलाता है। आपको ये बात जो है याद रखनी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया स्टेम कोशिका, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार ये पूछा भी जा सकता है 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखना है भी। ठीक है, समझ में आ गया। आगे इसके बारे में और क्या पॉइंट, स्टेम कोशिका तकनीकी का उपयोग, है ना, स्टेम कोशिका तकनीकी का उपयोग, है ना। तो स्टेम कोशिका ने अपनी पुनर्जनन क्षमता तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने की क्षमता के कारण औषधि विज्ञान के क्षेत्र में नए द्वार जो है वो खोल दिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या पॉइंट है, स्टेम कोशिका का उपचार के अंतर्गत इन कोशिकाओं को शरीर के अन्य भाग की कोशिकाओं में स्थानांतरित किया करने पर वे वहाँ पर नई कोशिकाएं एवं स्वस्थ ऊतक बनाने में क्या होते हैं, सहायता करते हैं। तो इनका उपचार जो है वो मतलब कि उसमें भी किया जाता है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह में किया जाता है, पढ़ेंगे इसको। ठीक है, देखो उदाहरण के देखो, जैसे अस्थि मज्जा का प्रतिस्थापन किया जाता है, त्वचा का प्रतिस्थापन किया जाता है, मस्तिष्क की कोशिकाओं का क्या किया जाता है, प्रतिस्थापन किया जाता है। उपचार में देखो मधुमेह का उपचार, नष्ट हुए ऊतक जैसे कि बाल, दांत, रेटिना, है ना, और कॉक्लियर कोशिकाओं का रिप्लेसमेंट, इस सब में रिप्लेसमेंट में ही तो पूरा ऑर्गन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ना इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो स्टेम कोशिका तकनीक आपको उपयोगिता जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या, अस्थि मज्जा का प्रतिस्थापन करना, है ना, त्वचा का प्रतिस्थापन करना, अस्थि मज्जा मतलब बोन मेरो। ठीक है, बोन मेरो का क्या करना भी, प्रतिस्थापन करना। तो आपको ये बात सबको याद रखनी है। ठीक है, तो ये है स्टेम कोशिका के बारे में। ठीक है, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, फिर सारे क्वेश्चन के एक बार रिवीजन करिए, और जो भी क्वेश्चन छूट रहे होंगे आपको लग रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग बिल्कुल पढ़ के जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास लग रहे हैं उसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और भी क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है कि और नहीं होंगे, लेकिन वो मैं आपको थ्योरी में करा चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए, यहीं से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में भी। ठीक है जी, और उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे, और तैयारी भी आप अपना जो है वो बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है, हम लोग का 4 इकाई जो है खत्म हो चुका है, उसके बाद 5वां इकाई के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।